नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 है फेडरलिज्म, इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या मतलब पूरे टॉपिक्स को एक विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड में पूरा देखने वाले हैं कि अगर आपको ये चैप्टर अभी भी नहीं आता तो ये ओवरव्यू रहेगा, एक कंप्लीट समरी रहेगा। ओके, तो चलिए ये वीडियो आपको एग्जाम से पहले भी बहुत यूज़फुल रहेगा, तो ज़रा एक बार ये देख के जाइएगा, सुन के जाइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है वो है फेडरलिज्म का डेफिनेशन क्या है। ओके, तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, डार्क में बोल्ड करके आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये ज़रा पढ़ लीजिएगा। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। ओके, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब। अगला है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो देखिएगा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर को बांट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल पर दिया जाता है। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पूरा पावर लेके एक जगह दिया जाता है। ज़रा सोचिए, अगर भारत में स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, लोकल पंचायती सिस्टम नहीं होता और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होता, तो इसी सिस्टम को कहा जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़े, ये सारे एनसीईआरटी में दिया गया, आप देख सकते हैं। ओके, अगला की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, आपके एनसीईआरटी में लगभग 6 की फीचर्स दिया गया है कि फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है, पेज नंबर 2 में इस चैप्टर का। और उसी के बाद जो पॉइंट नंबर 7 आपके एनसीईआरटी में दिया गया है वो है आपका 12 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। एक है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, एक है ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म। तो 2 ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है और आपको 6 की फीचर्स पढ़ना है। ओके, और ये जो फेडरलिज्म के जो ऑब्जेक्टिव आप पढ़ोगे उसी के नीचे एक सवाल पूछा गया है, व्हाट मेक्स इंडिया ए आइडियल फेडरल कंट्री। ओके, तो आइडियल फेडरलिज्म का मतलब क्या है वो भी दिया गया है उसी में, पेज नंबर 2 के पैराग्राफ में, ज़रा वो देख लीजिएगा। जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, मतलब 2 तरह का फेडरलिज्म होता है, या तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म या तो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म होता है, इसमें जो कुछ स्मॉलर कंट्रीज एक साथ आके और स्ट्रॉन्ग पावर जब बन जाता है उसको कहते हैं कमिंग टुगेदर। बेस्ट एग्जाम्पल आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये सब कमिंग टुगेदर है। बट इंडिया जो है, देखियो इसमें बहुत सारा इट इज़ अ बिग कंट्री है ना, वास्ट कंट्री है, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्लेसेस एक होके और बड़े बन गए हैं, मतलब एक होके होल्ड करके रखे, दैट इज़ कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर कंट्री। इसमें इंडिया आएगा, स्पेन आएगा, ये सारे इसके एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है। इसके बाद 2 टायर और 3 टायर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस क्या होता है ये आपको पढ़ना है। 2 टायर का मतलब जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो तो उसको 2 टायर कहा जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली बस 2 टायर था, जबकि आज के डेट में आपका 3 टायर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल पंचायती सिस्टम। तो ये 3 चीज़ें आपको, 2 चीज़ें याद रखना है। अगला, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल गवर्नमेंट, ऐसा कौन सा चीज़ है जो भारत को फेडरल बनाती है, तो आंसर याद रखिएगा, द डाइवर्सिटी। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है या इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको क्या बनाती है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती है। ओके, अगर जितना डाइवर्सिटी, अगर इसको एक साथ हैंडल करना है तो हम लोग को डाइवर्सिटी को हैंडल करने के लिए ही हम लोग क्या बने हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने हैं। ओके, और ये कहाँ पर लिखा गया है, आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहता है इंडिया दैट इज़ भारत, इट इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, तो बहुत सारे स्टेट्स मिलकर बना है भारत देश, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अगला सवाल, फेडरल लिस्ट, ये भी वहीं पर आपको पढ़ना है, व्हाट मेक्स एन इंडिया है फेडरल लिस्ट। उसका 3rd रीज़न ये है फेडरल लिस्ट। जरा फिर से सुनिएगा। देखिए, हम आपको यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपको एग्जाम में पूछ दे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर 3 रीज़न आप कह सकते हो। सबसे पहला द डाइवर्सिटी, सेकंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड है द फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट भी 3 तरह के होते हैं मेनली, 1 इज़ कॉल्ड यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट और थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन आज के डेट में एक और नया आ चुका है, दैट इज़ कॉल्ड द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। ये सारे आई होप टीचर ने पढ़ाया होगा, नहीं तो भूलिएगा, लेंथी वीडियो एक अलग से बना देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 371 क्या है, आपको ये जान के रखना है। जिस तरह आर्टिकल 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, उसी तरह आर्टिकल 371 नागालैंड, मणिपुर, आसाम, इस तरह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को स्पेशल राइट्स देता है। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ यूनियन टेरिटरी। देखिए, ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो जो बेसिकली यूनियन टेरिटरी होता है, ये मेन लैंड से या तो सेपरेटेड रहेगा, या तो इसका एरिया बहुत ही स्मॉल रहेगा, या तो ये पॉपुलेशन वाइज बहुत ही स्मॉल रहेगा, या तो ये बॉर्डरिंग प्लेस रहेगा। तो इस तरह बहुत सारा क्राइटेरिया होता है कोई भी एक यूनियन टेरिटरी डिसाइड करने का। ओके, एक नहीं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अगला सवाल आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताने के लिए। ज़रा एक बात बताइएगा, अगर आपके घर के अंदर, कमरे के अंदर कुछ सामान हो तो सामान आप इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन क्या उस घर के पिलर को आप यहाँ से वहाँ कर सकते हैं,
आंसर में भी नो। क्यों? क्योंकि वो उसका फिक्स्ड चीज़ है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर के सामानों को इधर-उधर कर सकते हैं। उसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 368 है, ये कहता है अमेंडमेंट्स के बारे में। जैसे कि अगर आपको कोई नया कानून ऐड करना है संविधान में, आप ऐड कर सकते हो। अगर कोई संविधान में कोई कानून आपको निकालना है, तो भी वो आप कर सकते हो। लेकिन जो कुछ बेसिक चीज़ें वो आप उनसे छीन नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है। देखिए नॉट ओनली आपके पास, मेरे पास भी तो है ना फंडामेंटल राइट्स, ओके। नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स, चाहे वो कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर रहता है। क्या उनसे कोई छीन सकता है? नहीं। क्या इंडिया कभी डेमोक्रेसी से कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन सकता है? तो आंसर है मे बी नॉट। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब बोला गया है, ओके। तो वही सारी चीज़ें जो कभी आप बदल नहीं सकते, उन्हीं को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ओके। और इसका सबसे पहली बार जिक्र कहाँ हुआ था? केशव नंदा भारती केस, जो कि एक बार इंडिया में हुआ था, बहुत ही फेमस केस है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केस था ये, लॉन्गेस्ट बेंच जजेस बैठने वाला ये केस था, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कुछ वर्ड्स आपको सीखना है, जैसे कि पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, इनका ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है, देन इन लोग को सांसद कहा जाता है या तो एमपीज़ कहा जाता है, जबकि स्टेट में रहने वाले नेता को एमएलए कहा जाता है या तो विधायक कहा जाता है। देन जुडिशरी के बारे में कुछ पढ़ना है। देन उसके बाद आपका एक नया टॉपिक आता है एनसीईआरटी में, दैट इज़ कॉल्ड हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो वही आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं था यहाँ पर, बस आपको वो कोलिशन गवर्नमेंट एक नाम याद रखना है। देन आपको लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का रिपोर्ट आया था, जो कि 1 नवंबर 1956 में इंडिया को 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था, ये सब आपको पढ़ना है। देन लैंग्वेज पॉलिसी के बेसिस पर इंडिया में आज 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, और ये सब बस आपको यही सब कुछ है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। तो ये सब बस याद करके रखिएगा। और हिंदी को मदर टंग इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि हिंदी आज भी 50% से ज़्यादा लोग इंडिया में बोलते नहीं हैं। अराउंड 44% लोग ही हिंदी बोलते हैं, इसलिए इसको मदर टंग का दर्जा नहीं दिया गया है। इसको और इंग्लिश को, मतलब हिंदी और इंग्लिश को केवल ऑफिशियल लैंग्वेज का ही दर्जा मिला है। अगला सवाल है व्हाट इज़ कोलिशन गवर्नमेंट पावर शेयरिंग में भी आपको पढ़ना था, यहाँ भी पढ़ना है। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियाँ मिलकर जब सत्ता में आती है और जब सत्ता चलाती है और ये पार्टीज़ की विचारधारा टोटली डिफरेंट हो, तो वैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। अब इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हम कंफर्म कह सकते हैं कि आपको इस टॉपिक से एक सवाल आएगा, उस टॉपिक का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, ओके। तो चलिए इसके बारे में ज़रा जल्दी से कुछ सुनते हैं और चैप्टर को यहाँ पर एंड अप करते हैं। तो देखिए डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ओके। तो आपका बुक में इसका डेफिनेशन दिया गया है, व्हेन द पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड इज गिवन टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जब पावर को छीन के सेंटर से और स्टेट से लेकर किन को दे दिया जाए, लोकल लेवल पर दे दिया जाए, इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और इसका मेजर मतलब इसका मेजर आइडिया क्या है, ये क्यों ऐसे किया गया, उसका रीज़न आपसे पूछेगा, तो भी एनसीईआरटी में दिया गया है, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम्स ज़्यादातर बेटरली लोकल पीपल सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए ये पावर शेयरिंग मतलब डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। देन आपसे एक और चीज़ पूछा जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन को मेनली कब बढ़ावा दिया गया, तो आंसर है 1991-1992 के आसपास दिया गया था। एनसीईआरटी में इसका 6-7 पॉइंट दिया गया है, आपको ये डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक में पढ़ना है। देन उसी पेज में सबसे नीचे पैराग्राफ में एक हेडिंग है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल पंचायती सिस्टम क्या होता है, तो आपको ये भी पढ़ के जाना है, जिसके अंदर आपको ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, देन मंडल, देन जिला परिषद, देन नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद, मुखिया, सरपंच, प्रधान, ये सारा टर्म्स, मेयर वेयर क्या सब सेम होता है, सब अलग होता है। यही सारा टॉपिक आपको पढ़ना था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज सिस्टम या तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर। तो अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो इस टॉपिक का एक अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसका नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। और जैसे कि हम आपसे कह रहे हैं बस यही सारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक बार इतना कवर कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। और प्लीज़ एक बार अपना प्लेलिस्ट ज़रा विजिट कीजिएगा, क्लास 10 का बाकी चैप्टर्स भी हम वहाँ डाले हुए हैं, और क्लास 9 हो या कुछ फैक्ट्स हो, कुछ शॉर्ट्स हो, कुछ मोटिवेशन हो, कुछ फ्यूचर गाइडेंस हो कि साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, इस तरह का चीज़ें, और या पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा कोर्स, आईटीआई, ये सब क्या होता है, सारा का अलग अलग वीडियोस है। तो एक बार अपना प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा, ओके। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप और भी कोई चैप्टर आप चाहते हो सर इस चैप्टर का बना दीजिए या इस चैप्टर को ज़रा समझा दीजिए, तो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम उसका भी आप वीडियो जल्दी ला देंगे, ओके। तो थैंक यू, बस इस वीडियो को